और ये दो टाइप का होता है, लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर। और देखिए यहाँ पर लो का मैंने बता दिया कितना टेम्परेचर है, हाई का कितना होता है। और मैं ये बताने जा रही हूँ कि मोटा मोटा ये कि कोल से, देखो यहाँ ध्यान से सुन, ये सब मैं टैक्स आपको दे दूंगी आज। कोल से कोक बन रहा है, साथ में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब देखिए जहां पर जितनी ज्यादा कोक की यील्ड होगी ना, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी। तो ना यील्ड जिसकी ज्यादा यील्ड, और यहाँ पर है ना आपकी, यहाँ पर भी आपका कोल से क्या बन रहा है, कोक बन रहा है, और साथ में प्लस प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर कोक की यील्ड होगी ना, वो क्या होगी, उस पर डिपेंड करे। कहने का मतलब ये है मोटा मोटा कि कोल से आपका कोक बन रहा है प्लस आपके है ना प्रोडक्ट्स। अब मेरे को बताओ, अगर ये 80% बन रहा है तो प्रोडक्ट्स कितना बनेगा, 20%। कार्बनाइजेशन है ना, यहाँ पर यील्ड जो है ना वो कम बन रही है, लो बन रही है यील्ड, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी आपकी, लो होगी। लेकिन ये मेटलर्जिकल कोक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, पोरस होगा, और ये मेटलर्जिकल पर्पज से अच्छा होगा। लेकिन यील्ड अब अगर कम बन रही है तो प्रोडक्ट्स क्या होगा आपका, ज्यादा बनेंगे प्रोडक्ट, ज्यादा बन रही है। तो ना यहाँ पर, हाँ, तो लो टेम्परेचर में तो क्या हो रहा है कि आपके, लो टेम्परेचर में तो क्या हो रहा है कि है ना कोक आपका ज्यादा बन रहा है ना, हाई हाई यील्ड हो रही है, और यहाँ पर प्रोडक्शन आपका लो हो रहा है। तो यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, सीवी। लो तो टेम्परेचर। यस, तो लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन की सीवी हाई होगी, और इसकी आपकी मतलब सीवी हाई होगी, मैं ऐसे दिखा देती हूँ। और यहाँ पर है ना हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन की सीवी क्या होगी आपकी, लो होगी। लो क्योंकि यहाँ पर यील्ड है ना वो क्या बन रही है आपकी, कम क्या बन रही है, कम बन रही है, और यहाँ पर यील्ड क्या बन रही है आपकी, ज्यादा ज्यादा बन रही है। तो इस सारी टेबल में यही है ना कमाल है, ये आपको थोड़ा उल्टा लगेगा लेकिन यही सत्य है, यही फैक्ट है कि यहाँ पर क्या होगा कि है ना कार्बोनाइजेशन, जो हाई टेम्परेचर कार्बोनेशन हो मेटलर्जिकल कोक के हिसाब से अच्छा है, लेकिन क्योंकि वहां पर आपकी यील्ड कम बन रही है तो कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी। तो ऐसे कह सकते हैं आपकी कि जैसा भी कोई भी कोल है उससे कोक बना साथ में प्रोडक्ट्स बने, प्रोडक्ट्स कोक ज्यादा बन रहा है, हाई यील्ड है इसकी, तो हाई यील्ड है तो आपके ना सीवीबी क्या होगी इसकी, हाई होगी, और प्रोडक्ट्स क्या होंगे, लो होंगे, ऐसा है। तो सेम वहां पर अगर ये लो होगी, यील्ड अगर आपकी क्या होगी, लो होगी, तो सीवीबी क्या होगी आपकी, लो होगी। तो ये जो चीज है ना वो हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन में, हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन में होता है ऐसा, और ये जो है ना वो आपकी किस में होता है, लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। ये स्लाइड मतलब ये जो है वो अब ये दिख रही होगी आपको अच्छी तरह। तो ये लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, कार्बोनाइजेशन। हीटिंग टेम्परेचर इसका पता ही है कि लो टेम्परेचर है तो 500 टू 700 डिग्री सेल्सियस, 900 टू 112 डिग्री सेल्सियस, तो ये 1200 डिग्री सेल्सियस। और देखिए यील्ड ऑफ कोक ये आपकी 75 टू 80% और 65 टू 75। तो कल जैसा मैंने बताया था आपको कि 75 टू 85% इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है, हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन वाले में ज्यादा, वो कम है। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू देखो यहाँ पर दे रखी है आपकी, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, तो ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका यील्ड ऑफ कोक है 75 टू 80%, तो देखिए इससे यहाँ पर आपकी ज्यादा है। तो ये मैं यही बात बता रही थी कि अगर आपका ना कोक की यील्ड ज्यादा होती है तो आपके ना प्रोडक्ट्स वगैरह ये कम बनेंगे, कम बनेंगे तो जब यील्ड ऑफ कोक की ज्यादा होती है तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे आपके, कम बनेंगे। तो यहाँ पर ये भी दे रखा है कि देखिए यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ बाई प्रोडक्ट्स गैस प्रोड्यूस,
तो यहाँ पर आपका ना यील्ड है ना 75 to 80% थी, तो यहाँ पर देखिए 130 to 150 मीन्स ये है ना कम बनेंगे प्रोडक्ट्स। लेकिन यहाँ पर आपका यील्ड है ना 65 to 75% थी, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो ये कम दिख रहे हैं, इस सॉरी 65 to 75 है, ये कम है तो ये ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये देखिए यहाँ पर 130 150 मीटर क्यूब पर टन है, और यहाँ पर आपका क्योंकि ज्यादा बन रहा है तो ये कम हो जाएगा, और ये है ना आपका कम बन रहा है तो ये ज्यादा हो जाएगा। ये कल मैं बात बता चुकी थी आपको, स्मोक प्रोड्यूस ऑन बर्निंग कोक। ये स्मोकलेस होता है, डोमेस्टिक पर्पज के लिए काम में आता है। ये आपका स्मोकी होता है। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि स्मोकी कैसे हो सकता है, लेकिन ये कोक स्मोकी होता है कि पक से जल जाता है, जैसे आपका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वैसे लोअर एरोमेटिक इसमें लोअर कंटेंट होता है, इसमें हाई होता है, तभी स्मोकी होता है। देन आपका है ना स्ट्रेट चेन होती है, वो इसमें हाई होती है तो इसमें लोअर होती है, क्योंकि एरोमेटिक है ना इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है तो इसमें लोअर होगा, इसमें कम है तो इसमें हाई होगा। स्ट्रेट चेन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होगा ना, स्ट्रेट चेन जानते हो। और देन उसके बाद आपका यूज ऑफ कोक फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज एंड देन फॉर मेटलर्जिकल पर्पजेज। तो ये आपका कल जो अपनी को कोल से कोक कैसे बनाते हैं वो इसमें अपन प्रैक्टिकली है ना, यहाँ पर 2 ओवन्स दे रखे हैं। एक आपका बी हाइव ये वाला है, बी हाइव ओवन, और एक आपका था ओटो हाफमान्स बाई प्रोडक्ट ओवन मेथड। तो वैसे है ना बी हाइव आपके कोर्स में नहीं है, सिलेबस में देखोगे तो इसका नहीं है, पहले था लेकिन एक बार ना होते भी ये आया था एक बार पेपर में, इसलिए मैं इसको बता देती हूँ। इसमें कोई ज्यादा है नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, बहुत ईजी है, कुछ नहीं इसमें। तो देखिए कि भी पहले अपन है ना बी हाइव ओवन मेथड के बारे में है ना थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए कि क्या फ्यूल होता है, इसकी क्लासिफिकेशन वगैरह है। फिर अपन है ना सॉलिड फ्यूल पे आए। सॉलिड फ्यूल्स में भी अपन वुड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स वगैरह पढ़ लिए। फिर कोल्स के बारे में पढ़ा कि कौन सा अच्छा कोल होता है, तो कि है ना अकॉर्डिंग टू इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन जिस कोल में ज्यादा होगी वो अच्छा कोल माना जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैलोरीफिक वैल्यू। और जो यहाँ पर जो है वो आउटपुट मिलता है किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए, वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कैलोरीफिक वैल्यू जिस फ्यूल की अच्छी होती है वो अच्छा फ्यूल माना जाता है। तो अपन है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स है, उसमें है ना जो सबसे अच्छा कोल है वो एंथ्रेसाइट को माना है कि वो अच्छा फ्यूल है कैलोरीफिक वैल्यू के बेसिस पर। और वैसे है ना कोक कि ना कोल से अपन कोक भी बना सकते हैं। कोक एक ऐसा सब्सटेंस है कि कोल का ही रूप है, लेकिन उसमें क्या है कि इम्प्योरिटीज वगैरह सारी मतलब निकल जाती है, क्योंकि कोक में मतलब कि सारा की सारा जो आपका कोल है वो कार्बन के फॉर्म में आ जाता है, ऐसे कह सकते हैं। तो वैसे ही फ्यूल को डिफाइन करा था अपन ने कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो फ्यूल का वो कार्बन होता है, और अदर इम्प्योरिटीज भी हो सकती है। लेकिन अपन ने क्या करा, कोक बनाने का पर्पज यही था कि एक तो अपना जो अपन एज ए फ्यूल अपन इसको काम में ले रहे हैं वो सारा का सारा मतलब एनर्जी दे, कोई इम्प्योरिटीज वगैरह नहीं हो उसमें, और ना जगह भी नहीं घेरे, क्योंकि इम्प्योरिटीज होगी तो जगह भी घेरेगी। तो अपना मेन मकसद यही था कोल से कोक बनाने का कि मेटलर्जिकल पर्पज से ये था कि है ना वो अगर किसी भट्टी या ऐसे कह सकते हैं फर्नेस में अपन उसको है ना एज ए फ्यूल काम में ले तो वो जगह भी कम से कम करे, और इसकी एफिशिएंसी है वो भी अच्छी होए, जिससे कि वो ना अपनी एनर्जी दे और ना इम्प्योरिटीज वगैरह साइड इफेक्ट नहीं दिखाए। इसलिए अपन ने कोल से कोक बनाया था। तो ये दो तरह से बनाया था कि दो तरह से बनाया था को अपन ने कोल को दो मेथड्स हैं। मतलब इसको बनाने के प्रोसेस को अपन कार्बोनाइजेशन कहते हैं, और कार्बोनाइजेशन जो है वो दो टाइप का होता है, लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। बनाते हैं वो मेथड्स अपन अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं। पहले अपन ने जो कल पढ़ा था वो था कि है ना कार्बोनाइजेशन होता क्या है। तो कार्बोनाइजेशन कोल से कोक बनाने के प्रोसेस को ही कार्बोनाइजेशन कहते हैं। दो टाइप के होते हैं, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था, और इसके दोनों के बीच अपन ने डिफरेंस भी पढ़ लिया था। पहले पढ़ने जा रहे हैं वो की है ना मेथड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेटलर्जिकल कोक, कि कैसे मेटलर्जिकल कोक बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि कोल से कोक इसलिए बनाते हैं
कि है ना कोल में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है और वो जगह नहीं कह रहे और सारा का सारा एज ए फ्यूल ही काम में आए और साइड इफेक्ट नहीं दिखाए। तो इसके लिए कि है ना अपन है ना दो मेथड्स है जिससे अपन कोल से कोक बनाते हैं, वो है आपके बी ओवन मेथड, ये बी हाइव ओवन मेथड और ऑटो हाफमान बाई प्रोडक्ट ओवन मेथड। देखिए दोनों ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको, मतलब कि कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या होता है। जनरल अपने प्रोसेस ये कुछ नहीं, सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि लकड़ी से कोयला कैसे बनता है, थोड़ा सा उससे रिजेंबल करते हैं थोड़ा सा। तो उसको थोड़ा मन मतलब कि ऐसे दिमाग में रख के और फिर अपन और भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो बी हाइव ओवन मेथड ऑटो हाफमान बाई प्रोडक्ट, आपको ऐसे सिलेबस में बी हाइव नहीं दिखेगा, पहले था ये लेकिन अब नाम तो नहीं है, लेकिन एक बार आ चुका तो अपन इसको छोड़ नहीं सकते, इसको पढ़ लेंगे, छोटा सा ये कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अब है ना बी हाइव ओवन मेथड पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें देखिए पहले अपन है ना कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, फिर इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए आपको है ना कि है ना इट इज द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड टू मैन्युफैक्चर मेटलर्जिकल, क्योंकि बहुत ही पुराना मेथड है और इकोनॉमिकली मतलब कि ज्यादा इसमें है ना इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होता है। तो ऐसे कह सकते हैं, लेकिन ऑटो हाफमान्स में क्योंकि बाई प्रोडक्ट की रिकवरी करते हैं तो ये है ना बी हाइव से अच्छा, आजकल इसको ना बी हाइव को काम में नहीं लेते, ऑटो हाफमान्स बाई प्रोडक्ट वाले को ही काम में लेते हैं। अपने इंडिया में तो दे सकते हैं अपन, क्योंकि कोई है ना रूल्स वगैरह रेगुलेशन का कोई तो फॉलो भी नहीं करता इसलिए। अब देखिए कंस्ट्रक्शन मीन्स ये डोम शेप्ड होता है और इसमें ना एक मिनट, डोम शेप्ड होता है ये, और ये ब्रिक्स का बना होता है जिनको चेकर ब्रिक्स बोलते हैं। चेकर ब्रिक्स मींस ऐसी ब्रिक्स जो कि है ना हीट को रोक सके, बाहर नहीं जाए, रेडिएशन से भी उस हीट लॉस नहीं हो, जहां जहां हीट अपन जनरेट करने जा रहे हैं वहां वो रुकी रहे। जैसा कि अपने है ना आपकी थर्मस वगैरह ऐसे है ना, तो इसमें ये डोम शेप्ड होता है, इसके अंदर की तरफ है ना अस्तर लगा रहता है, लाइनिंग लगी रहती है किसकी, रिफ्रैक्टरी मटेरियल की। रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स क्या होते हैं, रिफ्रैक्टिव मटेरियल से ऑर्गेनिक कंपाउंड से होते हैं, ऑर्गेनिक मिक्सचर ऑफ, ऐसे कह सकते हैं कि सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक ऑक्साइड्स। तो वो आपकी है ना जैसे कैल्साइट है आपका, मैग्नीशिया वगैरह रिफैक्ट्री होती है, ये सब है ना। पहले आपके पूरा एक चैप्टर भी था रिफैक्ट्रीज का, लेकिन अब नहीं है आपके कोर्स में। तो ये है ना पर इसके जैसे जैकेट होता है आप पहनते हो, तो उसमें अंदर की तरफ अस्तर होता है, अपने पर्स वगैरह होता है उसमें भी है ना, बैग वगैरह उसमें अस्तर होता है कि है ना बाहर से को क्या करे कि है ना उसको बचाव करता है। तो यहाँ पर हीट का बचाव करेगा, यहाँ पर जो हीट है उसको जैसे मान लो जाएगी तो वापस इसको है ना क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो हीट रेडिएटेड फ्रॉम द रूफ टू द कोल बेड। तो ये अंदर की तरफ इस सबके डोम शेप होता है और अंदर की तरफ अस्तर होता है जो कि रिफ्रैक्टरी मटेरियल का होता है, और इसमें दो देखो ये लिख भी रखा है यहाँ, रिफ्रैक्टरी लाइनिंग, लाइनिंग मतलब अस्तर, जो कि है ना यहाँ की हीट को बाहर नहीं जाने देता। फिर है यहाँ पर इसके टू डोर्स होते हैं, फर्स्ट आपका टॉप डोर और एक आपका है ना आपका साइड डोर। टॉप डोर में क्या करते हैं कि कोल चार्जिंग डोर कहते हैं। कोल चार्जिंग मीन्स जिस कोल का अपन को कोक बनाना है वो अपन ऊपर से चार्ज कर देते हैं, मीन्स डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन करने क्या जा रहे हैं, अपन कोल से कोक बनाने जा रहे हैं। तो दो इसके ओपनिंग्स होती है, ऐसे कह सकते हैं। टॉप ओपनिंग है वो कोल चार्जिंग डोर, जिससे अपन कोल डालते हैं और कितनी इसकी तय जमा देते हैं, कितना बेड बना देते हैं इसका 0.6 mm का। और साइड डोर होता है, साइड डोर फॉर एयर सप्लाई और कोक डिस्चार्जिंग, मीन्स कोल से कोक बन जाएगा तो इसको निकालेंगे भी सही बाहर, तो इसके लिए भी तो रास्ता चाहिए, तो यहाँ से अपन इसको बाहर निकाल सकते हैं। देखिए फिर एयर के लिए क्यों कर रखा है, ये एयर के लिए डोर क्या बना रखा है, क्योंकि यहाँ पर आपका है ना स्टार्टिंग में जरूरी है अपने को तो ना पार्शली बंद रहता है, एक्चुअली हल्की हल्की एयर भी जाती रहती है। अपन बोलते तो है कि जो आपका कार्बोनाइजेशन होता है वो कोल से कोक बनता है, वो इन एब्सेंस ऑफ एयर में, इन एब्सेंस ऑफ एयर में आपका कोल से कोक बनता है। लेकिन हल्की सी एब्सेंस का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जीरो, हल्की सी मतलब बहुत ही ऐसे कह सकते हैं हल्के, एक बार इनिशियली आपका कंबंशन तो जरूरी है। तो यहाँ पर ये साइड डोर है वो हल्का सा मतलब पार्शली बंद रहता है एक्चुअली, और फिर बाद पहले शुरुआत में थोड़ा पार्शल रहता है, उसके बाद थोड़ा अच्छी तरह टाइट कर देते हो, फिर वापस आने यहाँ से अपन कोल से कोक निकाल लेते हैं। तो ये तो इसका हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब है ना कि वर्किंग में यही है कि है ना जैसे आप कोल डालेंगे तो यहाँ पर है ना जो कंबशन होगा वो यहाँ टॉप से बॉटम की तरफ होगा, फिर है ना
3-4 दिन में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि ना जो भट्टे होते हैं वो 3-4 दिन के बाद खुलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अर्तन पोट्स जो आपके मटके वगैरह हैं उसमें भी है ना, आपने देखा हो कभी, जिसको बोलते कि जो कच्चे बर्तन है उनको पकाया जाता है, तो वो भी है ना 3 मतलब 10-10 15-15 दिन लग जाते हैं उनको खुलने के लिए, क्योंकि वो बहुत गर्म होते हैं तो गर्म को खोलते नहीं है। तो यहाँ पर भी कोल से कोक बनाने में आपके 3-4 दिन लग जाते हैं। तो इसके बाद उसको क्या करते हैं, बन जाने के बाद यहाँ से अपन है ना कोक, अब कोल से कोक बन गया तो कोक डिस्चार्जिंग, अपन इसलिए कोक बोला, देखिए यहाँ कोल चार्जिंग बोला है, यहाँ कोक डिस्चार्जिंग, कि कोल से कोक बन गया तो इसको इस वाले साइड डोर है उससे बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालते क्या करेंगे, इसकी क्वेंचिंग करेंगे। क्वेंचिंग का मतलब बुझाना, ऐसे कहने का मतलब कि इसकी स्टॉप कर देंगे रिएक्शन, कंबशन रोक देंगे, इसका आगे मतलब कंबशन नहीं हो, उसको क्वेंचिंग बोलते हैं, बुझाना बोलते हैं। जैसे कि अपन लकड़ी से कोयला बनाते हैं तो या तो है ना वाटर से स्प्रे करते हैं या फिर अपन है ना ढक देते हैं उसको। तो यहाँ पर भी अपन है ना 2 तरह से इसको अपन है ना को ऐसे करेंगे कि कूल डाउन करेंगे, या ऐसे कहेंगे कि कंबशन रिएक्शन को रोकेंगे, ऑक्सीडेशन आगे नहीं होए। उसको रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। या तो अपन कर सकते हैं पानी का स्प्रे, वाटर का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर अपन इनर्ट गैसेस जो कि उनका लो टेम्परेचर होता है, काफी ठंडी होती है, तो वो अजय अपने क्वेंचिंग के लिए काम में लेते हैं। तो 2 तरह की क्वेंचिंग होती है, एक आपकी होती है ड्राई क्वेंचिंग, जो कि अपन ऐसे कह सकते हैं कि है ना ड्राई क्वेंचिंग में मीन्स इनर्ट गैसेस को यूज लेंगे, और वेट क्वेंचिंग में मीन्स आप पानी को यूज लेंगे अपन। तो ये इस तरह अपन है ना कोल से कोक बना सकते हैं बी हाइव। लेकिन इसमें अब देखिए डिसएडवांटेज ऑफ बी हाइव कोक ऑन मेथड। इसमें क्या होगा कि अपन एक तो है ना जो हीट, जो वेस्ट गैसेस की हीट है वो ऐसे ही जा रही है, उसको अपन यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। एक अपन ये है कि यहाँ पर है ना जो प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स हैं, उनकी रिकवरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि है ना जो वाई कैसे बनता है कोक, अभी था ना, और साथ में प्लस प्रोडक्ट्स, तो ये प्रोडक्ट्स जो है उनकी रिकवरी नहीं कर रहे हैं इसमें। किसमें अपन बी हाइव कोकोन मेथड में अपन रिकवरी नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका जैसे ये ऊपर है ना ये बी हाइव, तो ये इसके है ना जैसे कह सकते हैं कि डीमेरिट है इसका, कि है ना अपन बाई प्रोडक्ट्स की, जो बाई प्रोडक्ट्स है मीन्स बाई प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, इनकी रिकवरी नहीं कर रहे हैं अपन। अब आप चलते हैं अपन किस पे, ऑटो बाई प्रोडक्ट कोकोन मेथड। ये है प्यूरिफाई करने के लिए अपने को बहुत अभी काम करना पड़ेगा, इसमें पढ़ना पड़ेगा तब जाके। तो अब देखिए मैं जो चैम्बर बता रही थी आपको इसमें, कि ये ना बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं इसमें आपके किसमें, ऑटो हाफमान बाई प्रोडक्ट्स कोकोन मेथड। तो इसमें एक चैम्बर में कितनी होती है, 3 ओपनिंग होती है, एक कोल को चार्ज करने के लिए, एक है ना कोक डिस्चार्ज करने के लिए, एक आपका होता है बाई प्रोडक्ट की मतलब कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर कोल गैस दिखा रखा है, लेकिन वो कोकोन गैस ही है। कोकोन को गैस को अपन प्योर करेंगे तब जाके कोल गैस मिलेगी, तो ये कंफ्यूज मत होना। अब देखिए यहाँ बताना चाह रही हूँ मैं मॉन बाई प्रोडक्ट कोकोन मेथड, इसकी बात करें तो देखिए ये जो चैम्बर्स एक बताया था ना मैंने यहाँ पर आपका ये चैम्बर, ऐसे बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, मतलब हंड्रेड्स के करीब चैम्बर हो सकते हैं, मतलब 10 से लेके 100 में 10 से मतलब मोर देन 25 10 ऐसे, मतलब 10 तो मिनिमम ऐसे कह सकते हैं, मैक्सिमम आपके 100 तक हो सकते हैं। तो इनको क्या करते हैं, सबको है ना इनके जो आपके बाई प्रोडक्ट है उसको कनेक्ट करके, और उसको कोल गैस हो रहा है, इसको कोक ऑन गैस भी कह सकते हैं अपन, यहाँ पर कोक ऑन गैस कह सकते हैं, वो कोल गैस ही है। देन ये आपका चैम्बर्स हैं सारे आपस में जोड़ देते हैं, और इसको इन सभी चैम्बर्स को एक रीजनरेटर से जोड़ लेते हैं। ये रीजनरेटर आपका ये दे, तो ये देखिए आपका रीजनरेटर यहाँ हॉट रीजनरेटर, और ये किससे बना होता है, आपके चेकर ब्रिक्स। चेकर ब्रिक्स का मतलब ये होती है कि रिफैक्ट्री मटेरियल की ब्रिक्स बनी होती है जो हीट को चेक करती है। जैसे चेस में अपन है चेक लगाते हैं, तो यहाँ चेकर ब्रिक्स मीन्स जो कि है ना हीट को रोके। तो ऐसे बना के अपन रीजनरेटर पर इनको कनेक्ट कर देते हैं सबको, और फिर क्या होता है कि अब आपको पता है कि ये ना कोल से कोक बनाते हैं तो क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने के लिए अपन इनिशियली क्या लेते हैं, यहाँ पर यहाँ गैसेस फ्यूल लेते हैं। गैसेस फ्यूल में प्रोड्यूसर गैस ली अपन ने एयर ली, क्योंकि गैसेस फ्यूल की क्या होती है, कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा होती है सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स के बजाय, इसलिए अपन यहाँ पर अपन एयर और प्रोड्यूसर गैस लेंगे यहाँ पर कोल को हीट करने के लिए, जो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कोक में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये सारे चैम्बर्स है जो कि आपके कोल लोडेड चैम्बर्स है, ये वर्टिकली इसमें है ना हीट जाती है, एंड देन यहाँ पर जो कंबशन चालू होता है वो आपका ऐसे मतलब बाहर से अंदर की तरफ होता है। वहां पर भी ऐसे ही हो रहा था, जो आपका ना था ना वो टॉप से, जैसे मैंने बताया, तो ये ना यहाँ पर अपन ने बिछा दिया था, बेड बिछा दिया कोल का, तो वो भी ऊपर से नीचे की तरफ कंबशन, यहाँ पर भी आपका जैसे बाहर से अंदर की तरफ होएगा, एंड देन यहाँ से आपके एयर एंड प्रोड्यूसर इसको पहले गर्म करेंगे। इनिशियली तो अपने को इसकी ज्यादा जरूरत होगी, बाद में है ना धीरे धीरे ये कम जरूरत होगी बाहर से एनर्जी की। क्यों? क्योंकि जो आपके हीट जली है, ये क्या कोल से कोक बना रही है। इसके बाद आपके क्योंकि है ना जो वेस्ट गैसेस निकली है, कुछ वेस्ट गैसेस भी होगी, इनको कोल को तो अपन ले लेंगे, लेकिन इसको जलने के बाद जो गैसेस निकली उसको वेस्ट गैसेस कहेंगे। वेस्ट गैसेस के लिए दो रास्ते बना रखे हैं। दो रास्ते क्यों बनाए? एक से भी तो काम चल सकता था, दो रास्ते इसलिए बनाए हैं कि है ना रीजनरेटर में क्या कि आधे पार्ट को तो एक बार है ना इनएक्टिव रखते हैं वेस्ट गैसेस के लिए, आधे पार्ट को एक बार मतलब कि ऐसे कह सकते हैं, देखो मैं समझाती हूँ तुम्हारे को। जैसे रीजनरेटर के दो पार्ट है, दो पार्ट में एक मतलब ऐसा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करते हैं कि एक बार इस पार्ट में एयर प्लस प्रोड्यूसर गैस जा रही है, तो दूसरी तरफ आपके यहाँ पर है ना वेस्ट गैसेस निकल रही है। तो ये ऐसा क्यों करा? क्योंकि है ना ये वाली जो चेकर ब्रिक्स है इस वाले पार्ट की, वो ना इसके जाने से गर्म हो जाएगी और अल्टीमेटली आपकी किसको कर देगी, ये जो आपके ना जो लोडेड है आपके जो चेम्बर्स जिसमें की कोल लोडेड है, उनको गर्म करके कंबशन करके अल्टीमेटली आपका कोल से कुक बन जाएगा। देन वेस्ट गैसेस इधर से निकलेगी, यहाँ पर भी चेकर ब्रिक्स लगी हुई है, तो ये जो वेस्ट गैसेस निकलेगी उन जो चेकर ब्रिक्स है उनको अपनी हीट दे देगी, तो इनको क्या करेगी, अपनी हीट को देते हुए बाहर निकलेगी। और यहाँ पर आपका एयर प्रोड्यूसर गैस, अब क्या होगा कि थोड़ी देर बाद कि ये वाला गर्म हो जाता है पार्ट, तो अपन ऐसा अरेंजमेंट करते हैं अल्टरनेटिव कि इस बार इसका इधर से पास कर देंगे और वेस्ट गैसेज है उनको इधर से निकाल देंगे। तो क्या हुआ कि यार अब इस वाले पार्ट को गर्म कर देगी, तो बाहर से जो अपने को एयर और प्रोड्यूसर गैस का मिक्सचर है जो कि अजय फ्यूल काम कर रहा है, वो इसको लेकिन प्री हीटेड है पहले से ही, तो अपने को बाहर से क्या करना पड़ेगा, अपने को फ्यूल की खपत कम होगी। तो ऐसे अपन यहाँ पर तो किसके प्रिंसिपल पे काम करता है ये, रीजनरेटिव प्रिंसिपल ऑफ हीट इकोनॉमी। मीन्स अपन है ना इकोनॉमिकली हीट को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। मीन्स वेस्ट गैसेस की हीट को भी अपन यूटिलाइज कर रहे हैं। ये जो वेस्ट गैसेस हैं वो चिमनी में जाने से पहले क्या करती है, अपनी हीट को इन चेकर ब्रिक्स को दे देती है, जिससे कि अपने को एयर प्रोड्यूसर गैस बाहर से अपने को जो फ्यूल का कंजप्शन है वो कम हुए। तो ये एक तो ये इसमें खासियत है जो कि अपने बीहाइव कोक ओवन में नहीं थी। दूसरी बात अपन एक जो बहुत ही आगे जो करने जा रहे हैं उसका नाम ही देखें, यहाँ पर क्या है इसका नाम कि है ना ओटो हॉफमान्स, ये ओटो हॉफमान से बनाया था साइंटिस्ट ने, इसलिए ओटो हॉफमान्स बाई प्रोडक्ट कोक ओवन। बाई प्रोडक्ट मीन्स जो आपके यहाँ पर कोक के साथ जो बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको भी क्या करते हैं अपन, रिकवरी करते हैं। रिकवरी का मतलब यहाँ बाई प्रोडक्ट्स क्या आपने, ये है आपकी कोक ओवन गैस है। कोक ओवन गैस में मीन बहुत सारी इम्प्यूरिटीज जो कि वैल्यूएबल है, जो कि अपने वहां पर है ना ऐसे ही जारी थी, ऐसे एस्केप हो रही थी आपके एनवायरमेंट में, लेकिन अपन क्या करेंगे, इस कोक ओवन गैस को अपन क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। प्यूरिफाई करेंगे तो आपके अल्टीमेटली इससे बहुत सारे वैल्यूएबल जो कंपाउंड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो निकलेंगे। तो नेक्स्ट जो है आपका वो मैं करने जा रही हूँ। तो नेक्स्ट अपन वो लेते हैं, इसमें बताने जा रही हूँ वो नेक्स्ट। तो अपन ने क्या करा, देखो यहाँ पर देखो बार बार वही मैं रिएक्शन यूज कर रही हूँ, कोल प्लस कोक। कोक तो बन गया अपना, ठीक है। देन वो कैसे बना वो मैंने बताया था कि उसमें अपन वही प्रोड्यूसर गैस वगैरह ये वो वापस बता देंगे अभी। अब आता है आपका कि ना प्रोडक्ट्स, इनको अपन और बाई प्रोडक्ट्स, और इनको अपन इसको अपन क्या कह सकते हैं, कोक ओवन गैस। इससे क्या मिलने वाली है अपने को, कोल गैस, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये देखिए ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये बाई प्रोडक्ट्स हैं, उनकी उनमें से कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट वो है कंपाउंड्स, उनको अपन क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ कि देखिए ये कोक ओवन गैस है, ये देखिए एक मिनट पेन ले लूं। तो देखिए ये वाली आपकी कोक ओवन गैस है। कोक ओवन गैस कहाँ से मिली अपने को, ये अपने को ओवन से मिली है। किससे मिली है, ओवन से मिली है। तो ओवन से मिली, इसको अपन ने क्या करा, ऐसे यहाँ पर चार पांच ये चैम्बर्स, 5 चैम्बर्स है वो लगा रखे हैं। तो देखिए फर्स्ट अपन ने कोक ओवन गैस को किस में पास करा, एक चैम्बर है जिसमें ऊपर से टॉप पे क्या स्प्रे हो रहा है, लिकर अमोनिया। मीन्स अमोनिया है वो लिकर अमोनिया
मतलब अमोनिया सॉल्यूशन ऐसे कह सकते हैं लिकर का मतलब कि अमोनिया सॉल्यूशन का स्प्रे हो रहा है। देन इससे क्या होगा कि ये ना टार वो सेटल डाउन हो जाएगा, तो अपन ने टार की रिकवरी कर ली। देन उसमें कुछ मात्रा में जो अमोनिया थी, क्योंकि एक्स्ट्रा में डल रही है ना यहाँ पर अमोनिया, वो बाहर निकल जाती है, तो उसको अपन वापस रीयूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट चैम्बर में यहाँ पर अमोनिया सॉल्यूशन है उसका स्प्रे किया, कोक 1 गैस जारी है फर्स्ट इस चैम्बर में, तो ये फर्स्ट नंबर का चैम्बर हो गया। इसमें आपके ऊपर से क्या हो रहा है, अमोनिया सॉल्यूशन का स्प्रे हो रहा है, इससे टार सेटल डाउन हो गया। फिर देन इसको अपन दूसरे चैम्बर में पास करेंगे। दूसरे चैम्बर में क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर स्प्रे हो रहा है एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर आपकी सेटल डाउन होगी अमोनिया, क्योंकि अमोनिया क्या करती है, NH3 और H2O इससे मिलके NH4 बनाता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। देन दूसरा आप नेक्स्ट फिर अपन इसको पास करें दूसरे चैम्बर में, तो ये वाटर एट लो टेम्परेचर, देखो यहाँ मैंने लिखा था। देन यहाँ पर आपका नेपथलीन ये सेटल डाउन हो गई, तो यहाँ पर आपका डबल रिंग साउंड हो रही है, ध्यान रखना यहाँ पर डबल रिंग है नेपथलीन। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट चैम्बर में करा वॉश ऑयल और क्रिसोट ऑयल भी कहते हैं। देन यहाँ पर आपका लाइट ऑयल, ये बेंजीन जैसे बेंजोल वगैरह, इसकी अपन ने रिकवरी कर ली। लास्ट में आपका है H2S भी होती है इसमें इम्प्योरिटीज के फॉर्म में। ये आगे अगर कोल गैस में रह गई तो अल्टीमेटली आपके H2SO4 वगैरह सल्फर बनाई, इसका डिकम्पोजिशन ऑक्सीडेशन होके ये बनाएगी, तो ये आगे दिक्कत कर सकती है आपका, क्योंकि एज ए फ्यूल काम में ले रहे हैं अपन। तो ये क्या करता है, Fe2O3 यहाँ पर अपन मोइस्ट Fe2O3 के है ना यहाँ पर स्टेक लगा देते हैं, ढेर लगा देते हैं, इसको भर देते हैं इस चैम्बर को, जिससे यहाँ पर अब है ना सारे के सारे इम्प्योरिटीज आपकी सेटल डाउन होंगी, खाली जो H2S की है वो है इसमें पास करे, तो ये क्या होगा कि रिमूवल ऑफ H2S। तो आपके अब है प्यूरिफाइड गैस, इसका नाम क्या होगा यहाँ पर, कोल गैस। सेम प्रोसेस आप कोल गैस के मैन्युफैक्चरिंग में सेम प्रोसेस पढ़ोगे। हल्का सा उसका डायग्राम थोड़ा चेंज है, क्योंकि वहां पर है ना आपका है कोक मतलब कोल को गर्म करने के लिए वहां पर एक है ना सॉरी इसको मैं एक मिनट थोड़ा सही नहीं बनाइए, तो वहां पर है ना ये कोक है, उसको गर्म करने के लिए वहां पर रिटोर्ड ले रखा है, मतलब ऐसे एक है ना कंटेनर ले रखा है उसको, और यहाँ पर हीट गर्म करा रही करके फिर यहाँ से कोक ऑन गैस है, सेम वही प्रोसीजर होगा, मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होगा वो कोल गैस का सेम ही होगा। बस ये सब चीजें मैं वापस रिपीट करूंगी, आप भी देखना। अब मैं है ना ये तो अपना हो गया, अपन जो करने जा रहे हैं वो रिकवरी ऑफ टार, रिकवरी ऑफ अमोनिया, रिकवरी ऑफ नेपथलीन, रिकवरी ऑफ बेंजीन एंड देन रिकवरी ऑफ H2S। तो ये सब है Fe2O3 है, H2S के साथ रिएक्शन करके कैसे ये इम्प्योर कर देता, मतलब इसको H2S को कैसे हटा देता है, Fe2S3 बना देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि Fe2S3 पूरा का पूरा Fe2O3 वो Fe2S3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एग्जॉस्ट हो जाता है, ये लास्ट वाला जो चैम्बर है ना वो एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इसको फिर रीजनरेट करते हैं, रीजनरेट करने के लिए क्या है कि इसमें ना ऑक्सीजन पास करते हैं, सारा सिस्टम रोक देते हैं और इसमें ऑक्सीजन पास करते हैं। ऑक्सीजन पास करने से क्या होगा कि आपका Fe2S3 वापस Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे रीजनरेट करके इसको वापस अपन रीयूज करते रहते हैं और आपका इससे H2S होता है। तो अपन ने अभी क्या देखा कि ना अपन जो करना है कि अपन ने क्या करा कि दो मेथड्स लिए अपन ने, किसके, मैन्युफैक्चरिंग, अपन ने बीहाइव और चलता नहीं है अभी प्रैक्टिस, एंड देन आपका ये ऑटो हॉफमैन्स मेथड। अब देखिए इसमें क्या अंतर है, इसमें अपन है ना एक तो क्या कर रहे हैं कि है ना रीजनरेटिव ऑफ हीट इकोनॉमी पे काम नहीं कर रहे, ऐसे ही आपकी है ना वेस्ट गैसेस की हीट है ना, ऐसे ही वेस्ट गैसेस की हीट को अपन ऐसे ही स्केप होने दे रहे हैं एनवायरमेंट में। और यहाँ पर रिकवरी ऑफ बाई प्रोडक्ट भी नहीं कर रहे हैं अपन, ये भी नहीं कर रहे, ये भी है ना अपन नहीं कर रहे, यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये आजकल ये यूज ज्यादा करते हैं, क्योंकि अपन इसमें क्या कर रहे हैं, एक तो किस कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, रीजनरेटिव ऑफ हीट इकोनॉमी, मीन्स जो आपके वेस्ट गैसेस की हीट जो है उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, वेस्ट गैसेस की हीट को अपन एक तो यूटिलाइज यहाँ पर अब रिकवरी ऑफ बाई प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन ने यहाँ पर कोल से कोक बना लिया। तो ये दो मेथड्स है आज आपका सॉलिड फ्यूल का। अब अपन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे कल, वो अपन पढ़ेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड फ्यूल्स, देन उसके बाद पढ़ेंगे अपन कोल एनालिसिस। तो ये दो टॉपिक है, फिर सॉलिड फ्यूल्स आपका हो जाएगा।
और कल इसलिए पढ़ रही हूँ मैं कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह ये, क्योंकि है ना जो आगे जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं वो कैलोरीफिक वैल्यू पे ही आएंगे, और फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे। जो कंबशन वाले हैं वो तो आपके इस चैप्टर से ज्यादा जुड़े हुए नहीं, ऐसे तो फ्यूल्स पढ़ रहे हैं अपन तो जुड़ा हुआ ही है कंबशन, लेकिन है ना कि जो आपके चैप्टर में है कंटेंट उससे नहीं जुड़े हुए थे। अब जो आगे आएंगे न्यूमेरिकल्स वो आपके है ना सीवी कैलोरीफिक वैल्यू की, कैसे अपन सॉलिड फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, पहले तो कितने टाइप की होती है, फिर अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। तो अपन पहले सॉलिड फ्यूल्स के बाद पहले तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है सब पढ़ेंगे, उसके बाद सॉलिड फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू तो बॉम कैलोरीमीटर अपन यूज करेंगे। तो वो कैसे काम करता है, कैसे वर्किंग करता है, कैसे कंस्ट्रक्शन है उसका, और उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल वो सब अपन करेंगे। तो आज की क्लास यहाँ तक हो गई। कल जो अपन फ्यूल की को डिफाइन करा, इंट्रोडक्शन, फिर क्लासिफिकेशन पे आए, क्लासिफिकेशन के बाद अपन ने क्या करा, क्लासिफिकेशन के बाद अपन ने कि ना तीन तरह के होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैसियस, सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस के बाद अपन सॉलिड पढ़ रहे हैं अभी, सॉलिड। तो सॉलिड में अपन कहाँ तक पहुंचे अभी कि है ना तीन तरह के अपन ने सॉलिड में पढ़े। पहले अपन ने वुड पढ़ा जो कि ज्यादा काम का नहीं है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स पढ़े वो भी ज्यादा काम के नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आता नहीं है उसमें से। हाँ, फिर है ना कोक, हाँ उसमें है ना कोक, जैसे कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग और केकिंग कोल, इसके बारे में एक दो बार पूछा था, वो है ना 2 मार्क्स के या 1 मार्क के, कई बार है ना 2 मार्क्स से 1 मार्क का ही आता है। और एक बार है ना कोक की, कोल से कोक कैसे बनाते हैं उसका प्रोसीजर जैसे बताया था ना मैंने कि है ना कैसे पहले उसको गर्म करते हैं तो उसमें गैसेज इवोल्व होती है, फिर 300 के आसपास वो डिकम्पोज हो जाता है, फिर प्लास्टिक मास बनाता है, प्लास्टिक मास केक बनाता है, फिर केक के बाद उसको और गर्म करते रहेंगे तो हार्ड मास बन जाएगा, हार्ड मास एंड हार्ड वो स्ट्रोंग होगा, उसको अपन को तो ये प्रोसेस पूछा था एक बार। तो ये आने के चांस है। तो जो कोल वाला पार्ट है उसमें की है ना कोकिंग केकिंग वगैरह ये देख लेना, और उस आपके प्रोसीजर देखना कि कोल से कोक कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें ना डायग्राम भी पूछ लेते हैं आपके ओटो हाफमान बाई प्रोडक्ट का, तो ये डायग्राम की प्रैक्टिस करना आप, और बीहाइव के बारे में भी थोड़ा सा देख लेना। वैसे कोर्स में आपके ना उसमें मेंशन नहीं है सिलेबस में, तो ये आप दोनों ही डायग्राम वगैरह आपको आने चाहिए, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होती है ये सब आप देख लेना। तो ये है ना एक बीहाइव क्या होता है कि कई इसके डिसएडवांटेजेस है, कैसे, क्योंकि एक तो है ना उसमें क्या होता है कि 3-4 दिन लग जाते हैं बीहाइव में, जबकि वहां पर आपके है ना ऐसे कह सकते हैं कि ना 24 आवर्स से ही कम मत से भी कम लगते हैं, मीन्स एक दिन के अंदर अंदर ही आपका है ना वहां पर कोल से कोक बना सकते हैं ओटो हाफमान में। और दो चीजें मैंने बताई दी आपको कि ना वहां पर क्या है, एक तो अपन एनर्जी जो है उसको सेव कर रहे हैं, हीट को सेव कर रहे हैं, तो वो प्रिंसिपल पे ही ऐसे काम करता है कि रीजनरेटिव प्रिंसिपल ऑफ हीट इकोनॉमी। जबकि आपके ना उधर कोई अपन हीट को कोई काम मतलब कि कंसिडर नहीं करे, वेस्ट गैसेस की इसको ऐसे ही एस्केप होने दे रहे हैं, और उधर आपका है ना ऑटो हाफमान बाई प्रोडक्ट्स है, उसमें अपन रिकवरी ऑफ बाई प्रोडक्ट्स भी कर रहे हैं, साथ में हीट को भी अपन काम में ले रहे हैं, तो वो ऑटो हाफमान बाई प्रोडक्ट्स ज्यादा अच्छा है। तो ज्यादातर तो वही पूछते हैं, लेकिन एक बार आपके हमने पढ़ाया भी नहीं था उन दिनों बच्चों को, क्योंकि उसको ना सिलेबस में नहीं डाल रखा था, और वो है ना मतलब आ गया, तो इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। वैसे अदरवाइज आपके बीहाइव है नहीं, लेकिन आप देख लेना एक बार, क्योंकि छोटा है उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, जुड़ा हुआ ये इससे, इसलिए। और तो अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अपन सॉलिड फ्यूल, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकालेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू निकाल के कि उसकी एनालिसिस करेंगे कि है ना आप मतलब कि जैसे मान लो ऐसे कह सकते हैं कि है ना फीवर हो गया, तो फीवर हो गया तो कितना उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो थर्मामीटर काम में लेंगे। तो यहाँ पर कोल तो देख लिया कि हाँ दिख रहा है कि है ना एंथ्रेसाइट अच्छा होता है, या आपने जो कोल सैंपल मंगवाया, सपोज कहीं आप कहीं काम कर रहे होंगे बाद में जैसे, तो वहां पर कोल का पूरी है ना कुछ ऑर्डर दे दिया आपने, बिना आप सोचे समझे ऑर्डर दे दिया, उसकी पहले एनालिसिस तो वाला पार्ट तो देखा ही नहीं कि उसमें कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा तो नहीं है, कहीं मॉइस्चर के ही पैसे दे रहे हो आप, तो इसके लिए एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस करने पे अपने को ये पता लग जाएगा कि उसमें कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन है, ज्यादा कार्बन होगा तो ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू देगा। तो ये सब अपन बाद में इसलिए कर रहे हैं वो जो एनालिसिस, वैसे बुक में तो है ना पहले ही डाल रखा है एनालिसिस ऑफ कोल, लेकिन वो मैं पहले नहीं इसलिए नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत ही कम आते हैं, मतलब मुश्किल से इतने सालों में कोई एक बार आ गया होगा, अदरवाइज नहीं आता उस पे। आपके ये है जो कैलोरीफिक वैल्यू है उस पे, जैसे बॉम्ब कैलोरीमीटर है, ये आपका जंकर्स कैलोरीमीटर है, और ये जो ड्यूलोंग फॉर्मूला है, वो मैं कल आपको ड्यूलोंग फॉर्मूला
और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यूज, एंड देन बॉम कैलोरीमीटर ये वाला करवाऊंगी।